हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, अगर हमें इंग्लिश बोलनी लिखनी सीखनी है तो सबसे पहले ABCD का नॉलेज होना चाहिए। जब तक हमें ABCD आएगी नहीं तब तक ना तो हम इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही बोल पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर अपने को कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें उसके बिल्कुल बेसिक को पहले समझना ज़रूरी है, तभी वो चैप्टर हम आसानी से समझ पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल ही जीरो लेवल से, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। अगर ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो गई तो आपको केमिस्ट्री में कभी भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर, आज का ये टॉपिक आपको पूरा ध्यान देकर समझना है। अगर ये समझ लिया तो आगे अगर 10th के बाद अगर आप साइंस भी लेंगे तो वहाँ पे भी आप कभी अटकेंगे नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी ने कुछ टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूँ तो आप सभी ने एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, इनके बारे में आपने सभी ने सुना होगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं होगी कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप में से ज़्यादातर किसी को भी पता नहीं होगा। तो आज ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम क्लियर करेंगे ताकि आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एटम की, हम सभी ने ये नाम सुना है। एटम बेसिकल होता है क्या है? देखिए, मान लीजिए एक चौक आपने ली, वाइट चौक आपने ली, उसको आपने तोड़ा, तोड़ते रहे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर उनको तोड़े तो बारीक बारीक पार्टिकल में डिसोसिएट होता रहेगा। अब एंड टाइम पे एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास इतने छोटे पार्टिकल मिल जाएंगे कि अब उसको तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आप कोई रेत का एक छोटा सा पार्टिकल उठाइए, वो बहुत छोटा है कि आप उसको और तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। ठीक इसी तरीके से किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। चूँकि एटम इतना छोटा है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो एटम की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। क्लियर? सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और उसको अपन और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? अब इधर देखें, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, तो इधर देखिए, आपने चौक को छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट किया तो सबसे छोटा पार्टिकल तो क्या कहलाएगा? एटम। लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल थोड़ा उससे बड़ा है तो मॉलिक्यूल को तो अपन तोड़ सकते हैं, लेकिन एटम इतना छोटा है कि उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। जैसे ये तो हो गया मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एटम क्या है? बहुत छोटे हैं, अब इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब इससे उल्टा चलिए, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। किस में? एटम्स में। लेकिन एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो क्या हुआ? एटम। लेकिन स्मॉल पार्टिकल क्या हो गया? मॉलिक्यूल। इसको तो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, पर इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which can be further divided into its constituent atoms। जिन एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है उसमें अपन उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या एटम को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which cannot be divided further।
क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? एटम मिल जाएगा। एटम इतने छोटे हो गए, ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा हुआ, लेकिन ये इससे छोटे होंगे और इतने छोटे हो गए कि इसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये आपस में मिलकर वापस क्या बना देगा? मॉलिक्यूल बना देगा। तोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? वापस एटम्स मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब देखिए, अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ सिंगल है, कितनी है? सिंगल, सिंगल यानी एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको एक से ज़्यादा दिख रही है तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा H, लिखा हाइड्रोजन, तो कितने H दिख रहे हैं आपको? एक ही दिख रहा है, तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होगा। अगर मैंने लिखा सोडियम Na, तो यहाँ पे N और A पूरी एक यूनिट है भैया, है ना? ऐसा नहीं N अलग A अलग, ऐसा नहीं है। Na पूरी एक यूनिट है, तो कितनी यूनिट हुई? एक यूनिट हुई। तो अगर कोई चीज़ सिंगल हो, कोई एक हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया CO2, तो यहाँ पे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए? 3। एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा होते ही वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर मैंने ले लिया H2, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 है, एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा होते ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। तो कोई चीज़ अगर सिंगल है तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, और कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल टूट कर किस क्या देता है हमें? एटम्स देता है। अगर इसको मैं तोड़ूँ, H2 को मैं तोड़ूँ, तो ये मुझे क्या देगा? H+S देगा कि नहीं देगा? ये उसी एटम्स में टूट जाएगा जिससे मिलकर ये बना है। ये H2 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो इसको अगर तोड़ूँ तो 2 हाइड्रोजन में ये टूट जाएगा। तो H2 तो हुआ मॉलिक्यूल, लेकिन H, ये H कितना है? सिंगल। ये H कितना है? सिंगल। तो ये H क्या हुआ? एटम हुआ या मॉलिक्यूल हुआ? एटम। ये H क्या हुआ? एटम हुआ या मॉलिक्यूल? एटम, क्योंकि ये सिंगल है। लेकिन ये H2 क्या है? मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा है। तो अगर इसको तोड़ूंगा तो एटम्स मिले या नहीं मिले? यही तो अपन ने पढ़ा था कि विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। सबसे छोटा क्या होगा? एटम या मॉलिक्यूल? बिल्कुल सही, एटम। और उससे बड़ा मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो हम ये देख चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? एटम्स मिल जाएंगे। और 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स वापस मिलकर क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स है जो मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और ये जो एटम्स है जो कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 किस किस से मिलकर बना है? 2 H एटम से मिलकर बना है, तो दोनों H ही है ना, दोनों क्या है? सेम है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इस कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं बात करूँ H2O की, तो H2O एक तो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन और एटम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हुए ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल O2 किस में चला जाएगा? 2 ऑक्सीजन एटम दोनों ही सेम है, तो ये इस वाली कैटेगरी में। CO2 कौन कौन से एटम से मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? यहाँ पर। कहने का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये जो एटम है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, एक टर्म्स यूज होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी नाम से पता चल रहा है एटम से रिलेटेड है कुछ। तो किसी मॉलिक्यूल में, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं H2, तो H2 में H2 एक मॉलिक्यूल हुआ ना। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। मैंने कहा था कोई भी चीज़ अगर सिंगल हो तो एटम होती है और एक से ज़्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल होती है। H2 2, O2 2, H2O टोटल 3, CO2 टोटल 3, इन सब में एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी? मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है ना, ये दोनों ही हाइड्रोजन है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। अगर O2 में कितने एटम प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। H2O टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है? इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन, 2 + 1 3। तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। और इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? बिल्कुल सही, 3 हो गई। क्लियर? अब इधर देखिए, Cl2
एक Cl2 मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 Cl प्रेजेंट है, तो कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। H2O में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सिंपल, क्लियर। अब आपको मुझे ये बताना है, अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस P के नीचे 4 लिखा है और S यानी सल्फर S के नीचे 8 लिखा है, तो इन दोनों की एटोमिसिटी कितनी होगी ये आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ तक हम ये देख चुके हैं कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किस तरीके से उन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब एक टर्म और बहुत सुनने में आती है, वो होती है आयंस। देखिए समझते हैं आयन क्या होते हैं। देखिए इधर आयन क्या होते हैं, एनी चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज का मतलब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस या माइनस अगर दिखा हुआ आपको मिल जाए तो वो चीज़ क्या होगी, आयन होगी। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और अगर उस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसी आयन को अपन क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। यानी कि आयन 2 टाइप के हो गए, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव स्पीसीज क्या कहलाती है, कैटायन कहलाती है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कहलाती है, एनायन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप Al3+, Al के ऊपर 3+ लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज होते ही क्या हो गया, आयन। अब देखना आयन में ये कैटायन है या एनायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। तो Al3+ क्या हुआ, कैटायन हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं Cl- की, तो ये भी आयन है, लेकिन आयन में कैटायन है या एनायन है, बिल्कुल सही, एनायन है। क्यों, क्योंकि Cl के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कहलाती है, एनायन कहलाती है, क्लियर। अब इधर देखिए इधर एक मैंने लिखा Cl- और एक मैंने लिखा है SO4 ये दोनों ही एनायन है, दोनों ही आयन है, और आयन में भी दोनों ही एनायन है, क्योंकि दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों स्पीसीज में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दिमाग लगाएं। देखिए इधर Cl- ये जो आयन है इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट है, सिर्फ Cl ही, क्लोरीन एटम ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं SO4 तो यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन एटम है, टोटल कितने हो गए, 5। तो अगर कोई आयन सिर्फ किसी आयन में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो तो उस आयन को अपन बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। और अगर किसी स्पीसीज में किसी आयन में एक से ज़्यादा अगर एटम प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। मोनो का वर्ड होता है एक सिंगल के लिए वर्ड आता है मोनो, और एटॉमिक यानी एटम, सिर्फ एक एटम में उस आयन में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। पॉली वर्ड आता है एक से ज़्यादा के लिए, बहुत सारे के लिए। तो पॉली एटॉमिक का मतलब एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होंगे। तो देखिए CO3 इसको कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें टोटल कितने एटम हो गए, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, 1 से ज़्यादा हो गए ना। तो ये सारी एग्जाम्पल किस में चले जाएंगे, पॉली एटॉमिक आयन में। और अगर मैं बात करूँ Mg2+, तो Mg कितना है, एक ही है ना, सिंगल ही है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, मोनो एटॉमिक आयन। तो ये हो गए मोनो एटॉमिक के आयन और ये हो गए पॉली एटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल, क्लियर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं और भी अपन देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। तो दोस्तों आयंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आयन क्या होते हैं, ये सब अब हम देख चुके हैं। कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, वो सब हम देख चुके हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं हुए तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये आप बना नहीं पाएंगे। तो ये जो भी मैंने लिखे हैं, ये इनका सिंबल, इनके ऊपर चार्ज और इनका नाम क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे SO4 को ये SO4 सिंबल याद होना चाहिए, ऊपर चार्ज कितना है -2, ये याद होना चाहिए, इसका नाम क्या है ये याद होना चाहिए। 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। तो देखिए आयंस 2 टाइप, कैटायन और एनायन। पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज को एनायन बोलते हैं। अब कैटायन में भी अपन ने 2 पार्ट कर लिया, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक यानी वो आयंस जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हैं, और पॉली एटॉमिक यानी वो जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हैं। तो मोनो एटॉमिक में ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, और पॉली एटॉमिक कैटायन में NH4+, जिसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब इधर देखिए एक नई चीज़ देखें, जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर की Cu,
तो कॉपर के ऊपर +1 चार्ज भी होता है और कॉपर के ऊपर +2 चार्ज भी होता है, यानी कॉपर 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 2 टाइप के चार्ज शो कर सकता है, +1 भी कर सकता है और +2 भी कर सकता है। और अगर इसी तरीके से मैं आयरन की बात करूं तो ये +2 और +3 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड में जो बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल सा है कि फ्री स्टेट में किसी आयन के ऊपर कितना चार्ज है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहलाता है, फ्री चार्ज। फ्री स्टेट में जैसे कॉपर अकेला है ना, इसके साथ और कोई एलिमेंट नहीं है, कॉपर अकेला है, सिंगल है, तो इस समय इसके ऊपर कितना चार्ज है वही क्या कहलाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऊपर जो चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो Cu के ऊपर +1 भी है, +2 भी हो सकता है, Fe के ऊपर +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। क्लियर। अब देखें, अगर मैं बात करूं एनायन की, तो एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के ये सारे एग्जाम्पल, इनका नाम सिंबल चार्ज आपको याद होना चाहिए। और पॉली एटॉमिक के ये सारे एग्जाम्पल जिसमें नाम सिंबल और उनके ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये टेबल याद होगी तो आगे अपन सारी चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे, नहीं तो बीच में ही अटक जाएंगे। तो सबसे पहले ये टेबल नोट डाउन करके आपको ये याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अगर हम आयन से रिलेटेड कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करें, कुछ नए और कॉन्सेप्ट की बात करें, तो आप देखिए इधर, देखें इधर, एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए इधर। देखिए, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, Al यानी एल्यूमिनियम, तो मुझे ये बताइए कि ये जो एल्यूमिनियम है ये फ्री स्टेट में है या कंबाइंड फॉर्म में है। फ्री स्टेट का मतलब सिंगल है ना, इसके साथ कोई और एटम तो नहीं जुड़ा हुआ, सिंगल है, फ्री स्टेट में है ये। क्लियर। तो फ्री स्टेट में किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, Al के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 होता है ना, तो वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज ऑन फ्री एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन सी स्टेट में होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लियर। और अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा AlCl3, अब मुझे ये बताइए यहाँ पे जो Al है ये फ्री स्टेट में है या कंबाइंड फॉर्म में है। बिल्कुल सही, कंबाइंड फॉर्म में। किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में, Cl के साथ जुड़ा हुआ है ना ये, तो अब ये फ्री स्टेट में नहीं है। तो अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है और इस कंबाइंड फॉर्म में Al के ऊपर जो चार्ज है, यहाँ पे भी Al के ऊपर कितना चार्ज है, +3, तो कंबाइंड फॉर्म में किसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर element in its combined form। किसी कंबाइंड फॉर्म का मतलब मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, तो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज पाया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। लेकिन अगर सिंगल है, अकेला है, फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट है और उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो ये दोनों बेसिक टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये चीज़ 11 जब आप साइंस लेंगे तो ये चीज़ें आती है, लेकिन वहाँ पे भी बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है, ये दोनों को ही सेम मान के चलते हैं। लेकिन आप अभी से 9th-10th में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। अब आगे देखें, अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक और प्रो कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी देखिए, जैसे अभी अपन सभी को पता है कि जो कॉपर होता है ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, Cu+ के रूप में भी हो सकता है और Cu2+ के रूप में भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आयरन की बात करूं तो Fe2+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और Fe3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या देखने को मिला कि ये जो कॉपर है ये 2 टाइप की
चार्ज या 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। Fe भी क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक से ज़्यादा टाइप के चार्ज इस पर हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस जो एक से ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई एलिमेंट शो करता है तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला मैंने, अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो हम ये बोलेंगे कि ये एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाली। तो हम क्या बोलेंगे, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हो गया, मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक से ज़्यादा टाइप के चार्ज कैरी करता है तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ होती है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हुई होगी तो आगे कहीं पे भी आप अटकेंगे नहीं और स्कूल में भी, क्लास में भी टीचर के सामने आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम ये देख चुके हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसे हम कहते हैं ये एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब देखिए, आपको एक और नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मान लीजिए कोई एलिमेंट 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो दोनों में से एक लोअर होगी और एक हायर होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो +1 और +2 में लोअर कौन सी हुई, +1, और +2 कैसी हुई, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 छोटी है ना, +2 बड़ा है उससे। ठीक इसी तरीके से Fe +2 +3 दोनों करता है तो +2 क्या हुई, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 इसके लिए क्या हो गई, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन के लिए उसके नाम के पीछे अस लगाना है, OUS, और उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उसके नाम के पीछे क्या लगाना है, इक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल Fe +2 +3, +2 इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर के नाम के पीछे क्या लगाना है, अस, तो इसको नाम क्या पड़ गया, फेरस। नाम के पीछे अस आया या नहीं आया। और +3 इसकी आयरन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम के पीछे क्या लगाना है, एक IC, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फेरिक। एक नाम के पीछे एक आया या नहीं आया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से कॉपर +2 +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर के पीछे अस लगाना है तो नाम पड़ गया क्यूप्रस। क्या नाम पड़ गया, क्यूप्रस। और अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कॉपर शो कर रहा है यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए कौन सी है, +2, तो इसके नाम के पीछे क्या लगाना है, एक, तो नाम पड़ गया क्यूप्रेक। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम लिखने के लिए अस लगाना है या एक लगाना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जब किसी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है उस समय ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। तो भाई लोगों, हमने ये समझ लिया है कि आयंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये आयंस बनते कैसे हैं, यानी किस तरीके से किसी एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है। तो सिंपल इस तरीके को समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहले हमको एक एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या होता है एटम, क्या होता है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसकी स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, देखिए इधर ये मान लीजिए एक एटम है, बीच में उसके क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। बीच वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या पाया जाता है,
न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि एटम के सेंटर में, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी एटम की बात कर रहा हूँ, और बोलूँ और स्पेसिफाई करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज, न्यूट्रल, नो चार्ज। क्लियर? और इसके अलावा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इनको अपन शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। और इन शेल में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो शेल में कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, यानी नो चार्ज। क्लियर? अब अगर अपन ये चीज़ें समझ गए हैं तो अब अपन फॉर्मेशन ऑफ आयन आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं, आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप देखिएगा, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली आयन के फॉर्मेशन में कौन मेजर रोल कौन प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कुछ लेना देना नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज का आना या नेगेटिव चार्ज का आना, यानी आयन का फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये बताने के लिए आपको ये सब मैंने बताया है। अब इधर देखें, क्या ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इधर देखें। जब इलेक्ट्रॉन एरो क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। अपन रिएक्शन लिखते हैं तो लिखते हैं ना, A+B गिव्स, एरो बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो एरो। जब इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट तरफ हो, बाईं ओर हो, लेफ्ट तरफ हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज का आना, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये चीज़ क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। और नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट तरफ हो, इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट तरफ हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये पूरी चीज़ क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। क्लियर? अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिएगा। दूसरी ट्रिक इसकी उल्टी कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन एरो के राइट साइड में हो, दाईं तरफ, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आते ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर? बस आपको ये दो ट्रिक ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें आप खुद कर लेंगे। देखिए इधर, अगर मैं बात करूं, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन का मतलब ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखना ध्यान से, ये वाली ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं अपन। देखना, अगर मैंने लिखा है A+ इलेक्ट्रॉन गिव्स, ऐसे रिएक्शन लिखते हैं ना, ये एरो, इसका मतलब एरो,
ठीक है, इसको गिव्स बोलते हैं, A+ इलेक्ट्रॉन गिव्स ऐसे बोलेंगे। तो देखिए इधर बताना, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, इस तरफ है ना, लेफ्ट साइड में, यानी इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट साइड में यानी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यानी ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर, ये ट्रिक ध्यान रखनी है अपने को, तो और कुछ करना नहीं है। क्लियर। अब देखिए जैसे कि अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, आप बताइएगा, Na यानी सोडियम, ये चीज़ मैंने दी आपको मुझे बताना है यहाँ पे क्या बनेगा, कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा, सोच के बताएं। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन एरो के राइट साइड में हो रहा है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो कितना चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, यानी Na के ऊपर क्या आ जाएगा, Na+। और यही चीज़ क्या कहलाती है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, प्लस वाले को अपन क्या बोलते हैं, कैटायन बोल रहे हैं। और यही चीज़ क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला स्टेप क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सी ट्रिक आपको बता दी। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सारी चीज़ें अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि Mg गिव्स, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे जब Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया आयंस क्या होते हैं, आयन के टाइप्स क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, और किस तरीके से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, और उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी गई है। अब आप कहीं पे भी आप अटकेंगे नहीं।